हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। Precipitation is any form of liquid or solid water particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth। यानी precipitation में आपके liquid और solid water particles जो होते हैं वो दोनों ही इंक्लूड होते हैं। precipitation आपकी रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, या precipitation सॉलिड फॉर्म इट मीन्स हेल स्टॉर्म की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी जो ओले पड़ते हैं उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ड्रिजल, रेन, हेल, स्नो एंड स्लीट। ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रेसिपिटेशन के होते हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है कितने टाइप का है। तो पहला है आपका रेन, दूसरा है ड्रिजल, तीसरा है स्नो, फिर है स्लीट एंड देन है हिल। हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, और इन्हीं डिफरेंस से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, हमने क्लाउड के बारे में पढ़ा था, तो क्लाउड के बारे में हमने ये बता दिया था कि किस तरीके से क्लाउड बनते हैं। ठीक है, उसका सारा प्रोसेस हमने वहाँ पे आपको सारा बता दिया था। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेन के बारे में। तो रेन is in the form of liquid droplets. Whenever the raindrop falls from high altitude clouds, some of them evaporate while passing through the layer of dry air. जब होता क्या है, रेन ड्रॉप फॉल होती है कहाँ से, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से, तो कभी कभी क्या होता है वो बीच में ही इवोपरेट हो जाती हैं बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाती हैं, इवोपरेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलती है, लेयर्स ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। On the occasion, falling raindrops completely evaporate before reaching the ground. ठीक है, Such rainfall is called वर्गा। वर्गा क्या होती है, वर्गा जो होती है, जैसे जो हमारी कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ग्राउंड से पहुंचने से पहले ही इवोपरेट हो जाएं, ठीक है, यानी ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाएं, उसको हम कह देते हैं वर्गा। On the contrary, when there is thick cloud cover and lower air is moist, there is a heavy downpour। अब होता क्या है, देखो, जब अगर लोअर लेयर हमारी ड्राई है तब तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो इवोपरेट हो जाएंगी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अगर उसके विपरीत हम जाएं, अगर मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा थिक क्लाउड कवर है और लोअर एयर जो है हमारी मॉइस्ट है, तो देखो वो तो ऑलरेडी मॉइस्ट है, वो तो जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी। तो होता क्या है, एक बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर होता है। डाउनपोर मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा होती है। इन दिस टाइप ऑफ रेनफॉल द रेन ड्रॉप्स आर लार्ज एंड मोर न्यूमरस। जनरली द सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोर फ्रिक्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी लोअर लेयर मॉइस्ट है तो वहाँ पे जो है बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही हैवी जो है रेनफॉल वहाँ पे मिलती है। लिक्विड डिपॉजिट्स फॉलिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस विद डायमीटर 0.5 mm। अब देखो, यहाँ पे जो रेन का जो साइज होता है ना, वो जो है कितना होता है, वो 0.5 mm से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज जो है 5 to 7 mm के बीच में यहाँ पर रहता है, किसका, रेन ड्रॉपलेट्स का। बियॉन्ड दिस साइज इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस बिकम्स टू वीक टू बी हेल्ड इन द मास ऑफ वाटर टुगेदर एज ए सिंगल ड्रॉप। मतलब होता क्या, अगर मान लीजिए अगर 5 to 7 mm जो होता है इसका मैक्सिमम साइज होता है, अगर इससे बड़ा साइज हो गया ना तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स मतलब जो वाटर्स को आपस में जोड़े हुए रखता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा। अगर मान लो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगा और वो एक सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में नहीं रह पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेन का जो मैक्सिमम साइज होगा वो 5 to 7 mm के बीच में होगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्रिजल की। देखो, रेन और ड्रिजल में क्या डिफरेंस है। तो व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन आर वेरी स्मॉल, अगर जो ड्रॉप्स होती हैं रेन की बहुत ज़्यादा छोटी होती है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत हल्की हल्की जो है बूंदें पड़ती हैं, उसी को हम ड्रिजल कहते हैं, जो आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी, मतलब हवा के फ्लो से वो उड़ जाती हैं। ठीक है, बारिश की बूंदें जो होती हैं वो ज़्यादा भारी होती हैं, वो हवा के फ्लो से नहीं उड़ती हैं। लेकिन जो ड्रिजल होती है वो क्या होती है, हवा के इफेक्ट से क्या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, मतलब बहुत छोटे फॉर्म में होती है। तो व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ ए रेनफॉल आर वेरी स्मॉल and are of uniform size seem to be float
डिजल। तो डिजल का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होती हैं, बहुत छोटे साइज की होती हैं। द रेडियस ऑफ द ड्रॉप्स इज लेस देन 500 माइक्रोन्स। जो रेडियस होती है ड्रॉप्स की, किसके केस में, डिजल के केस में, वो 500 माइक्रोन से कम होती है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द इंटर लेयर ऑफ एयर बिटवीन द क्लाउड बेस एंड द ग्राउंड इज ऑफन नियरली 100%। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो लगभग कितनी होती है, वो 100% होती है। कहाँ पर, इन द इंटर लेयर ऑफ एयर बिटवीन द क्लाउड बेस एंड द ग्राउंड। ड्रॉप साइज जो होता है इसका लेस देन 0.5 mm होता है। ये यही आपको ध्यान रखना है, इसी से ही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। कभी कभी क्या देता है, मैचिंग में दे देता है कि रेन का ड्रॉप साइज कितना होता है, डिजल का कितना होता है, स्लीट का कितना होता है, हेल का कितना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। आगे हम बढ़ें तो ये अब हम बात करेंगे स्नो के बारे में। देखो स्नो क्या होती है, इट इज ए प्रेसिपिटेशन ऑफ वाइट एंड ओपेक क्रिस्टल्स ऑफ स्नो। दिस अकर्स व्हेन द क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब क्लाउड का फॉर्मेशन, जब क्लाउड का जो टेम्परेचर होता है ऊपर, वो 0 से नीचे चला जाता है, यानी हमारा जो ड्यू पॉइंट है उससे नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्नो का अकरेंस होता है। जो यह कहाँ पे पाई जाएगी, कहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा, जहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें कम पहुँचती होंगी, है ना, यहाँ पर सन की हीट कम मिलती होगी। तो ये मिड एंड हाई लैटिट्यूड में आपको कॉमनली मिलेगा। इट डेवलप्स व्हेन वाटर वेपर डिपोजिट्स इटसेल्फ डायरेक्टली टू अ 6 साइडेड डिपोजिशन। मतलब इसका जो डिपोजिशन होता है, इसकी जो कह सकते हो, अभी तक मैं ड्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे ना, इसका जो डिपोजिशन होता है वो हेक्सागोन के फॉर्म में होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेक्सागोन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख सकते हो, रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखो तो ये जो हेक्सागोन दिख रहा है ना, ये जो हेक्सागोन दिख रहा है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, ये आपका क्रिस्टल स्नो के हैं। देखो यहाँ पे स्नो पूरी दिखाई गई है। जब आपका टेम्परेचर ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर तक टेम्परेचर 0 से नीचे है, तब तो आपको स्नो पूरे एरिया में मिलेगी। और अगर आप ये देखोगे जहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर में ज़्यादा होता है, तो अपर लेयर में स्नो मिलती है, और जैसे ही स्नो नीचे की तरफ आती है, लोअर लेयर में आती है, वहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर क्या होती है, वो ड्रॉप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्लीट के बारे में पढ़ें। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। अब स्लीट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, रेन एंड स्नो का। इट इज़ ए फ्रोजन रेन which forms when rain while falling to the earth passes through a layer of very cold air mass. Sometimes sleet may grow into hailstorms when violent vertical currents are produced in the atmosphere. इसकी डायमीटर जो होती है 5 mm से ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, स्लीट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। ये रेन एंड स्नो का मिक्सचर होता है। और होता क्या, जब फ्रोजन रेन जो होती है वो कैसे बनती है, जब रेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो रेन की ड्रॉप से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे वाली जो लेयर होती है, अगर वो मान लो जो है ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ जो है इसकी कुछ तो इसके जो है यहाँ पर ये रेन की फॉर्म में रहती है, प्लस कुछ जो है ये आपकी स्नो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कह देते हैं स्लीट, और इसकी डायमीटर जो होती है 5 mm से ज़्यादा होती है। हेल के बारे में बात करें तो इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आइस पैलेट्स। स्मॉल आइस पैलेट्स जो होते हैं उसकी फॉर्म में, मतलब बड़े बड़े, आपने देखा होगा जी कि ओले जो पड़ते हैं उनको हम हेल कहते हैं। तो बड़े बड़े जो बर्फ़ के जो गिरते हैं ना, कह सकते हो पैलेट्स गिरते हैं बर्फ़ के, उसको हम कहते हैं हेल। हेल इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। जैसे हमारी जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बेकार हो जाती है। प्रोड्यूस इन द वायलेंट थंडरस्टॉर्म और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्लाउड्स का वीडियो आप जाकर के एक बार देख लेना। उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं वो सबसे अधिक वर्षा करते हैं। द हेल कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस alternating with layers of snow. Its structure resembles that of onion. ओनियन के टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती हैं हेल में, ठीक है। इसकी डायमीटर जो होती है 5 mm से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल का फॉर्मेशन कैसा होता है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल
too large for cloud to hold falls to earth causing strong cold down flood. Hail growing in circulating convection current. तो हेल क्या होते हैं, ऊपर से ही बन के आते हैं, ऊपर से ही बन के आते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, ये आइस पैलेट्स हैं, ये आइस पैलेट्स हैं, ये ऊपर से ही, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, हेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे हेल्स हैं। हेल्स और स्नो में क्या अंतर, स्नो में जो पार्टिकल्स होंगे वो हेक्सागोन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, स्नो के जो पार्टिकल्स होंगे वो हेक्सागोन फॉर्म के होते हैं, और हेल जो होते हैं उसमें पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो रेनफॉल होते हैं, रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन होता है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो एक बार हम डायग्राम से यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका रेन, फ्रोजन, यहाँ पे रेन के बारे में बता रखा है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स एंड रीचेज द ग्राउंड एज रेन। तो यहाँ पे जो है जो आपके ऊपर जो फ्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर तो फ्रोजन होते हैं, लेकिन जब जैसे नीचे पहुंचते हैं और वार्म लेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो रेन के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। फ्रीजिंग रेन क्या होती है, फ्रोजन पार्टिकल्स मेल्ट्स इन वार्म एयर, रेन फॉल्स एंड फ्रीजेज ऑन द कोल्ड सर्फेसेज। अब जैसे ऊपर से क्या होते हैं, जैसे ऊपर से हमारे आइस जो है स्नो पार्टिकल्स हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो वार्म एयर मिलेगी, तो वार्म एयर में क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो ठंडी लेयर के कांटेक्ट में आएंगे, जमीन के आसपास जो ठंडी लेयर होगी उसके पास आकर के वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, तो उसे फ्रीजिंग रेन कहते हैं। स्लीट को मैंने बता ही दिया है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स इन द सैलो वार्म एयर, तो यहाँ पे वार्म एयर में ये थोड़े से मेल्ट हुए, देन रीफ्रीजेस इनटू स्लीट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपके फ्रीज होते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर में ठंडी है, यहाँ वार्म एयर कॉन्टैक्ट में आ गए तो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, फिर से यहाँ ठंडी लेयर मिली तो यहाँ पे फिर से ये जो है किस में कन्वर्ट हो गए, आपकी कह सकते हो कि स्नो में कन्वर्ट हो गए, स्लीट जो है, ठीक है, स्लीट जो है मिक्सचर होती है किसका, स्नो का और आपके रेन का, ठीक। अब देखो स्नो तो आपको पता ही है, स्नो तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको वार्म लेयर नहीं मिलेगी, वार्म लेयर यहाँ पर नहीं मिलती, डायरेक्टली ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको कोल्ड लेयर ही मिलेगी, किसमें, स्नो के केस में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखो टाइप्स ऑफ रेनफॉल से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो होती है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल ऑफ अकरेंस द रेनफॉल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। अब हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बारे में बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब होता है कि जब वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठने के बाद जब ऊपर जाकर के ठंडी होगी, ठंडी होकर के कंडेंस होगी, कंडेंस होकर के वो फिर से क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाएगी, तो उसको हम कह देते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में ध्यान रखना, एयर जो गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं हम, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस जो अर्थ की सरफेस होती है वो हीट होती है, तो उसी से ही क्या होगा, आपकी गर्म हवा बनेगी, गर्म हवा बन के ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के जब वो कंडेंस होगी तो बारिश होगी। द वार्म ग्राउंड हीट्स एयर ओवर इट, as the air warms, the air molecules begin to move further apart. With increased distance between the molecules are less densely packed, thus the air becomes lighter and rises rapidly into the atmosphere. ये मैंने बताया, ये होगा क्या, गर्म होगी, गर्म होकर के जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर जाएंगे, जब दूर दूर जाएंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे तो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे ऊपर तो ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके की रेनफॉल को हम क्या कह देते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो पहला स्टेप क्या है, द सन राइजेज हाई बाई मिडवे, द सन हीट्स अप द ग्राउंड एंड देन एयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड इज हीटेड, हीट जो एयर होगी ग्राउंड के पास में वो हीट हो जाएगी। वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ट्रीज, वाटर भी क्या होगा, इवोपरेट होगा कहाँ से, ग्राउंड से, और जो ट्रीज जो करते हैं जिसे हम इवेपो ट्रांसपोरेशन कहते हैं, ठीक है। ट्री में भी क्या होता है, वहाँ से भी क्या होता है, उनका इवेपोरेशन होता है, क्योंकि जो वाटर ट्री लेते हैं ना अंदर, वो इवेपोरेशन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जिसे हम इवेपो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो
फिर है आपकी वार्म एयर। अब जब वार्म एयर जो होगी उसमें वेपर होगी, वाटर वेपर होगी उसके अंदर, वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर ठंडी होगी और उसका कंडेंसेशन जो होगा वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। वाइट और क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ बनेंगे और फाइनली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेवी रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कन्वेक्शन रेनफॉल, सन से हीट मिली, यहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ। इवेपो ट्रांसपिरेशन कौन करते हैं, ध्यान रखना, प्लांट्स करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सी से भी हमारा इवेपोरेशन होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर जब यहाँ पर ठंडी जो वाटर वेपर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होकर के वो क्लाउड्स बना लेगी, क्लाउड्स बनाएगी तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब हम बात कर लें ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो, ओरोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द माउंटेन। ठीक है, ओरोग्राफ का मतलब ही माउंटेन होता है। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर मूविंग अक्रॉस द ओशियन इज फोर्स टू राइज बाय द लार्ज माउंटेन्स। अब होगा क्या, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई माउंटेन है, ये हमारा कोई माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वार्म एयर इस तरीके से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, मतलब मॉइस्चर को साथ लेके जा रही है, वाटर वेपर को साथ लेके जा रही है। अब जैसे ही सामने माउंटेन्स आ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और ऊपर की तरफ उठ करके तो जो माउंटेन्स के ऊपर जरा अगर आप जाओगे तो आपको ठंडा एरिया मिलेगा। अब वहाँ पर ठंडा एरिया होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये जो वाटर वेपर जो होती है एयर में, वो यहाँ आकर के माउंटेन्स के ऊपर जाकर के कंडेंस हो जाती है। जब कंडेंस हो जाएगी तो वहाँ पे क्या कर देगी, बारिश कर देगी, और इसी को हम कह देते हैं ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो एज द एयर राइजेज इट कूल्स, जैसे एयर ऊपर की तरफ जाएगी वो कूल्स होगी तो वहाँ पे क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होगी तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो आ जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पे विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स एजेस में क्या हो जाएगी, या तो आपको स्नो होगी या तो वहाँ पर आपकी रेन अकर हो जाएगी। ऑन द विंडवार्ड साइड also the amount of rainfall start decreasing after a certain height. The air is now dry and rises over top of the mountain. As the air moves back down the mountain, it collects moisture from the ground via evaporation. The side of the mountain is called the leeward side. अब देखो यहाँ पे leeward side क्या है और यहाँ पर आपकी windward side क्या है। अब देखो यहाँ पे ये जैसे मान के चलो ये आपका माउंटेन है, ये आपका यहाँ पे आपको माउंटेन दिख रहा है। ठीक है, ये आपका माउंटेन है। अब यहाँ पे ये माउंटेन है तो भाई यहाँ से मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मीन्स वो आपके उसके अंदर वाटर वेपर है। अब जैसे ही वो यहाँ पे टकराएगी तो टकरा करके आगे जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर कंडेंस होगी, वाटर वेपर कंडेंस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। लेकिन बारिश देखो, बारिश कहाँ होगी, विंडवर्ड साइड होगी। विंडवर्ड साइड क्या कि मान लो विंड जिस तरफ से टकरा रही है, जिस साइड पर टकराएगी उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जिस तरफ टकरा करके वापस लौट जाएगी उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका विंडवर्ड साइड है, ये आपकी लीवर्ड साइड है। तो बारिश कहाँ होती है, बारिश जो होती है ओरोग्राफिक रेन में विंडवर्ड साइड होती है। अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, बारिश की मात्रा कम होती जाएगी और फाइनली जब ऊपर पहुँचेगी तो यहाँ पे वो ड्राई एयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ड्राई एयर होगी तो नीचे की तरफ जो है ड्राई एयर क्या होगी, नीचे की तरफ आकर के क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे फिर से ग्राउंड पे आ जाएगी। ग्राउंड पे जब आ जाएगी तो फिर से वो मॉइस्चर को गेन करेगी। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट है आपका ओरोग्राफिक रेन का। अब देखो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल क्या है, ये जो है फ्रंट से जो है संबंध रखती है, कि फ्रंट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स व्हेन डीप एंड एक्सटेंसिव एयर masses converge and move upward which leads to the adiabatic cooling। adiabatic cooling क्या है, मैंने आपको किस में पढ़ाया, क्लाउड्स में पढ़ाया है। ठीक है, साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स when the leading edge of warm moist air mass meets a cool and dry air mass। अब देखो साइक्लोन कब बनते हैं, साइक्लोन तब बनते हैं जब यहाँ से मान के चलो ये आपका वार्म, ये आपका कोल्ड एयर मास है
और ये आपका वार्म एयर मास है। तो जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एक लेयर बन जाती है उनके, उसको हम कह देते हैं फ्रंट। हम फ्रंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम फ्रंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन द कोल्ड एयर are more tightly packed together and thus the cold air is heavier than the warm air। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोल्ड एयर में वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब जो कोल्ड एयर ठंडी एयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, जब डेंस होगी तो टाइटली पैक्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हैवी होती है, किससे, वार्म एयर से। कौन सी, जो ठंडी एयर होती है। द वार्म एयर मास इज फोर्स्ड अप। अब देखो वार्म एयर मास है और कोल्ड एयर मास दोनों आपस में जब टकराएंगे तो जो वार्म एयर है वो हल्की होती है, कोल्ड एयर ठंडी होती है। तो वार्म एयर जो हो, वार्म एयर मास की जो एयर होगी वो कोल्ड एयर मास के ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी। और जब ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो होगा क्या, एज इट राइजेज द वार्म एयर कूल, जो गर्म एयर होगी वो ठंडी हो जाएगी। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेड एंड क्लाउड प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो होगा क्या, अब जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है, ये कोल्ड एयर है और ये मान के चलो वार्म एयर है। ये यहाँ पे सारी कितनी, ये क्या है, हमारी वार्म एयर है, हमने ऐसे बना लिया, ये फ्रंट है हमारा। और यहाँ पे ये आप, यहाँ पे हमारा फ्रंट बनेगा, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। अब ये वार्म एयर क्या होगी, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी, क्योंकि हल्की है तो ऊपर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे कंडेंस हो जाएगी और यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी वर्षा होगी, ठीक है, कोल्ड फ्रंट के पास में। और वार्म फ्रंट के पास में जो वर्षा होती है वो थोड़ी मॉडरेट टू स्लाइट होती है। हम फ्रंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब मिलते हैं तो वार्म एयर मास का जो एयर होती है वो कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या होगी, ऊपर जाकर के ठंडी होगी। जब ठंडी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो कंडेंस होगी, कंडेंस होकर के वो वर्षा कर देगी। तो इसको हम कहते हैं, वहाँ पे हम क्या कह देते हैं, इसको हम साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कह देते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ें तो मानसूनल रेनफॉल, जो कि आपकी इंडिया में आप देखते ही होंगे, ठीक है। This type of precipitation is characterized by the seasonal reversal of winds that carry oceanic moisture, especially the southwest monsoon with them and cause extensive rainfall in the south and southeast Asia। अब देखो मानसूनल रेनफॉल क्या होती है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। देखो होता क्या है भाई, गर्मियों में होता क्या है, गर्मियों में ये जो आसपास यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है या इंडियन ओशन मान के चलो पूरा। अब इंडियन ओशन क्या होता है, ये जो है आपका इक्वेटर पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हीटिंग होती है सन की बहुत ज़्यादा होती है। अब सन की हीटिंग होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वाटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। जब इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे इवोपरेशन होगा तो यहाँ पे आपका देखो, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ना प्रेशर डिफरेंस का काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये एक बार बताओ, एक है कॉन्टिनेंटल एरिया और एक है ओशियनिक एरिया, ठीक है। तो गर्मी में ये बताओ कॉन्टिनेंट ज़्यादा गर्म होगा या ओशन ज़्यादा गर्म होगा। तो आप कहोगे सर कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वो बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो जो है वाटर की क्वालिटी होती है कि वो देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। और जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है, यानी अर्थ की जो क्वालिटी, अर्थ का जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उसकी क्वालिटी होगी वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो यहाँ पर जो इंडिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका टिबेटन प्लेटू भी है और ये जो एरिया है यहाँ पर आपको हीट ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर ये कम गर्म होगा। हालांकि गर्म तो होगा लेकिन कम गर्म होगा कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल एरिया। तो यहाँ पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ से जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अब यहाँ पर जो अब एयर कहाँ से रही है, एयर ओशन के ऊपर से आ रही है। ओशन के ऊपर से आएंगे तो वहाँ उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होगा और वाटर वेपर जैसे ही ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर को लेकर के वो किस तरफ जाएंगे, जहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। और ये सबसे पहले जो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट दिखेंगे तो वेस्टर्न घाट पर यहाँ पे क्या करती हैं, वो वर्षा करती हैं, ठीक है। और ऐसी आगे बढ़ करके ये आपके जो हमारा ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पर भी आके वर्षा होती है। तो इसी के बारे में, इंडियन मानसून के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मानसून रेनफॉल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये तो समर की बात करी थी, विंटर में क्या होता है, रिवर्सल ऑफ मानसून जो है मानसून होता है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में।
तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। तो देखो कॉमनली यहाँ से ना क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ना वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या चीज़ समझनी है कि देखो जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल्स। अब जो अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से स्टेटमेंट बना देगा, द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, या ये कह देगा द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट रिसीव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द कोस्टल एरियाज। तो यहाँ से ना आपको छांटना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ना वो ग्रेटर अमाउंट्स में रेनफॉल को प्राप्त करते हैं देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और देखें, अगर हम लैंड मास और ओशियंस के बारे में बात करें तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ओशियंस पे होती है। द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लें, देखो अब कभी पूछ ले कि लैटिट्यूड के फॉर्म में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बिटवीन द 35 एंड 40 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे 35 एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आपको हैवी रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। और जो अब आप पूछ ले कि भाई ईस्टर्न को जैसे कोस्टल एरिया पर हैवी रेनफॉल होती है, अब आपसे पूछ लेगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होती है या वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होती है, तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल प्राप्त करता है, और जैसे ही हम वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जो रेनफॉल जो है वो वहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। Between 45 and 65 north and south of the equator due to the westerlies the rainfall is first received on the western margin of the continent। अब देखो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे वर्षा ज़्यादा होगी रादर देन द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। बट अब आपको देखा होगा, आपको मैंने पढ़ाया था वेस्टर्लीज विंड जो होती है, वेस्टर्ली विंड क्या होती है 45 से 65 के बीच में जो है फ्लो करती हैं। तो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उनसे जो वर्षा होगी वो वेस्टर्न मार्जिन पर पहले होगी, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि 35 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जो रेनफॉल हैवी कहाँ पर होगी, ईस्टर्न कोस्ट पे होगी या वेस्टर्न कोस्ट पे होगी, तो आप कहोगे सर ईस्टर्न कोस्ट पे होगी। अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि अगर हम 45 से 65 के बीच में बात करें तो कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, तो वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होगी और ईस्टर्न कोस्ट पे कम होगी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं नेट में स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। Whenever the mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and decreases toward the leeward side। ये तो हम पढ़ चुके हैं, windward साइड पे वर्षा होती है, leeward साइड में वर्षा नहीं होती है। अब हम बात कर लें कि जो हमारे कोस्टल एरियाज जो होते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर पर एनम। और अगर हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया के बारे में बात करें तो वो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, जो कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं। और अगर हम सेंट्रल पार्ट्स की बात करें, सेंट्रल पार्ट्स जो होते हैं ऑफ ट्रॉपिकल लैंड एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट लैंड, तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वहाँ पर होती है। ध्यान रखना है, देखो कोस्टल एरिया पर वर्षा 200 सेंटीमीटर पर एनम, इंटर कॉन्टिनेंटल एरियाज वहाँ पे जो वर्षा होती है वो आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड, जो ट्रॉपिकल एरिया वहाँ के जो सेंट्रल पार्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर पर एनम होती है, ठीक है। और जो आपका बहुत ही ज़्यादा रेन शेडो जोन है तो वहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम वहाँ पे वर्षा आपकी पाई जाती है। तो ये चीज़ ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा फ्रंट का होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।